Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Alpha Class Handwara. Myself, Mubashir Hassan. I'm your chemistry tutor. I welcome you all in my YouTube channel, Chemistry with Mubashir Sir. In this lecture, we will discuss the first unit of class 12, that is solid state. And in this lecture, today we will discuss some of the important concepts and basic terminologies related to solid state. As you know, dear students, that in class 11th or in class 10th, you might have listened about the classification of matter. You might have studied the basic foundation of matter. As you know that the whole universe is composed of matter, and we simply say that matter is anything that occupies space that possesses a definite mass, in the presence of which can be felt by any one of our senses. This is the basic definition of matter. Okay, so everything, either it is visible or invisible, we count it as matter. Now, in class 11th, you have studied the physical classification of matter, and we classify matter as in terms of physically or in terms of chemically. We classify matter as a physical classification or chemical classification. In physical classification, we classify matter on the basis of its physical properties, its physical state. Likewise, we have three physical states of matter, as we know: solids, liquids, and gases. And apart from these three states, we have two other states of matter. One is plasma, and another is BC. What is BC? BC is Bose-Einstein condensate. Okay, so if someone asks you what is a solid, how can you define a solid? अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ कैन यू डिफाइन ए सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, तो हम लिटरली उसको बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं कि सॉलिड इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर. इट्स ए स्टेट ऑफ मैटर जिसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट इन सॉलिड स्टेट वी हैव टू यूज सम स्पेसिफिक टर्म्स जिनको आपको याद रखना है. जैसे यहाँ पे एक वर्ड आएगा कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, सीपी, जिनको हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बोलते हैं. तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सिंपली, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर सिंपली द पार्टिकल्स ऑफ विच द सब्सटेंस द मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ. ठीक है, कोई भी मैटर जिस पार्टिकल का जिन अल्टीमेट पार्टिकल्स का बना होगा उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स. और उन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में पर्टिकुलरली कौन कौन से आते हैं? एटम्स आते हैं, आयन्स आते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स. So we can say constant particles are collectively atoms, ions, or molecules. Atom, as you know, is the smallest divisible particle of which matter is composed of. ठीक है. आयन्स क्या होते हैं? आयन्स हम बोलते हैं एनी चार्ज स्पीशी, कोई भी स्पीशी जिस पे जो चार्ज बियरिंग होगी. ठीक है, दे में बी कैटायंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज और एनायंस हैविंग नेगेटिव चार्ज. एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक जिनकी एक फंक्शन होती है. और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय बाइंडिंग फोर्स. उस बाइंडिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी. तो अगर आपसे हम बात कर रहे थे सॉलिड्स की कि व्हाट आर सॉलिड्स, तो हम कहते हैं सॉलिड्स ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए? अब चाहे एटम्स होंगे, आयन्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर बॉन्डेड. ये इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होता है. दे आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को लेंगे, एक छोटा सा सफियर, तो मान के चलिए ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इनके दे आर इंटरलिंक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो दैट इज द सिंपल वे बाय विच वी कैन डिफाइन ए सॉलिड. ठीक है, देयर आर वेरियस वेज by which we can classify a solid. There are various ways by which we can define a solid. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम एक सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स. दैट इज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है. द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द वी कैन से द strength, or we can say the density, we can say the rigidity, we can say the hard the substance is. ठीक है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उतना वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होंगे
उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, उन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और उस सॉलिड को फिजिकली किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सॉलिड्स की। ठीक है, दूसरा एक तरीका है जिससे हम सॉलिड्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन पैकिंग। ठीक है, आपने क्लास 11th में बेसिक पढ़ा होगा अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस का। हम बोलते हैं कि सॉलिड्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल को एक सिफर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है ना, दे आर वेरी मच क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, दे आर वेरी मच क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है ना, जो हम स्फीयर यहाँ पे बना रहे हैं, यानी इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है बहुत ही ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल स्पेस होती है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट की टर्मिनोलॉजी में जो ये फ्री स्पेस अवेलेबल होती है, जो बहुत ही कम होती है, उनको हम यहाँ पे नाम देते हैं वाइड। क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट आर कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दे आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, यानी उनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, या जिसको हम इंटर आयनिक डिस्टेंस बोलते हैं, यानी एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम स्पेस होती है इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है ना, यानी वी कैन से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पास पास उनकी अरेंजमेंट हुई है, या वी कैन से दे आर क्लोजली, वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, वी कैन से जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स की क्या होती है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। नंबर सेकंड, इन कांस्टेंट पार्टिकल्स की अगर आप डायग्राम देखोगे ना, यहाँ पे हमने छोटे छोटे जो स्पेयर्स बनाए हैं ना, दे रिप्रेजेंट, ईच स्फीयर रिप्रेजेंट ए constant particle, and these constant particles are very closely packed. Hence we can say that the intermolecular distance between them is very negligible, but the intermolecular force of attraction among these constant particles is very strong. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा आपको ये एक वी कैन से एक आइडिया मिला होगा कि हाउ कैन वी डिफाइन सॉलिड्स ऑन व्हाट बेसिस। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction between the constant particles, and second way to define them is on the basis of packing of constant particles. इसी तरह से जो liquids होते हैं, they इनमें जो constant particles होते हैं, they are loosely packed as compared to solids. उनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, जिससे क्या करते हैं कि ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं ये इनमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है। ये बहुत जो हम कहते हैं ना कि वाइब्रेटरी मोशन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इनमें जो मोशन होता है वो अवेलेबल होती है, दैट्स वाई लिक्विड्स फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें पैकिंग क्लोज होती है और वो अटेन करते हैं फिक्स्ड पोजिशंस। सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस, सिर्फ वो एक तरह की मोशन दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह की मोशन दिखाते हैं। वो वाहिद एक तरह की मोशन दिखाते हैं, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। क्या दिखाते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। या वो क्या करते हैं, वो मोशन दिखाते हैं एट दियर मीन पोजीशन। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनमें देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ना ही वो ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं, ना ही वो लीनियर मोशन दिखाते हैं, ना ही वो रोटेटिव मोशन दिखाते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, वो उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी मीन पोजीशंस पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन है, वाइब्रेटरी मोशन वो शो करते हैं सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, रेस्ट वो किसी तरह की मोशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्राइटेरिया है जिससे हम सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये तो आपको क्लास 9 से ही पता होगा कि जैसे मैं एग्जांपल दूंगा एक स्टून की, हमारे पास एक स्टून है, हमारे पास एक आप ब्रश ले लो, ठीक है, हमारे पास एक चेयर ले लो, ठीक है, या हमारे पास और भी प्लास्टिक कुछ भी आप ले लो, ठीक है, ब्रिक आप ले लो, ठीक है, या आपके पास कोई और बैट हमारे पास होता है, ठीक है, वुडन कोई भी हमारे पास चीज़ होती है, दे ऑल आर कंसिडर्ड इन सॉलिड्स। उनको हम सॉलिड्स बोलते हैं क्योंकि उनकी फिक्स्ड शेप होती है, उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो अपनी वो शेप, या हम बोलते हैं कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आई होप कि आप उसको याद रखोगे, दैट इज़ एक मॉडल, सॉलिड्स के रिलेटेड एक मॉडल दिया दिया गया है। उस मॉडल को क्या बोलते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, ठीक है। एक मॉडल model has been prepared regarding the constitution, we can say, of solids, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या बोलता है, वो बोलता है कि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रैंडम ऑर्डर नहीं होता है, एक रेगुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। यानी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में, दे हैव ए रेगुलर ऑर्डर, दे फॉलो ए रेगुलर ऑर्डर, यानी इनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब वो रिपीटेड होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। यानी जो ऑर्डर पहले होता है, जिस अरेंजमेंट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पहले होते हैं तीनों डायमेंशंस में, ठीक है, हर किसी डायमेंशन में आप देखोगे इन स्पेस, व्हेन जब हम एक क्रिस्टल की बात करते हैं, उनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो ऑर्डर होता है, रेगुलर किसको बोलते हैं, जो रिपीट होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पहली बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की क्या है कि जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का सॉलिड्स में वो रेगुलर होता है। सेकेंड थिंग अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज कि इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो स्ट्रांग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं सॉलिड्स दे आर हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो हम आगे आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ जो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉलिड की, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एक और चीज़ बताता है कि किसी भी सॉलिड की अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे ना, वो सिर्फ दो चीज़ों पे वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिर्फ वो नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है, यानी किस तरह के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का वो सॉलिड बना है उसी पे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं होती है। अमूमन हम ये बोलते हैं ना कि हाउ कैन यू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड दैट सॉलिड, हम बोलते हैं कि किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर विच डिटरमाइन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड अपार्ट फ्रॉम नेचर, कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, इसके अलावा कोई और चीज़ भी है जो उस कॉन्स्टेंट उस सॉलिड की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। वो दूसरी चीज़ कौन सी है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक सॉलिड की प्रॉपर्टीज कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है, यानी कौन सी चीज़ हमें ये बताती है कि ये किस तरह का सॉलिड है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, देयर आर सर्टन criterias on which the properties of solid can be defined. Number first is nature of constant particle. constant particles का nature क्या है, ठीक है, किस तरह के एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, और एटम में भी डिफरेंट तरीके के एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है इनका अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं ना, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देखनी है, वहाँ पे हम देखेंगे कि सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का ऑर्डर जो है ना उस हिसाब से सॉलिड्स को डिफाइन किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स। इसका मतलब अरेंजमेंट भी क्या करता है, अरेंजमेंट भी ये डिटरमाइन करता है कि ये सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा। एंड नंबर थर्ड इज टाइप ऑफ फोर्सेज, क्योंकि जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फोर्स, जैसे हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हो गए, कोवलेंट सॉलिड्स हो गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जिनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखते हैं कि हाँ, आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं उनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब किस तरह का फोर्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान है, किस तरह का अरेंजमेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान है, या जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है उनका नेचर कैसा है, ये चीज़ें डिटरमाइन करती है कि वो सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा। आई होप कि ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो था, इसके जो बेसिक एजम्पशंस थे वो आपको याद रहे होंगे कि सबसे पहला पोस्टुलेट या सबसे पहली बात जो ये मॉडल बोलता है वो बोलता है कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स में वो यूजुअली रेगुलर रहता है, ठीक है। और उन
कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है सॉलिड्स की। और नंबर थर्ड कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो होती है दे कैन बी डिफाइंड बाय 2 or 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, number second is arrangement, the arrangement in which these constant particles are ordered, and number third is the type of force of attraction which held these constant particles together। ठीक है, तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड से चैप्टर का ही नाम है, यूनिट का ही नाम है, तो इस यूनिट में हमें सिर्फ सॉलिड्स के ऊपर बात करनी है, इन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखने हैं, इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, इनमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, फिर हमें यूनिट सेल की बात करनी है, फिर हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स देखनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस हमें सॉलिड्स के ऊपर ही बात करनी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यानी सॉलिड्स जो होती है उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से हम ये कह सकते हैं हाँ कि ये सॉलिड है और ये सॉलिड, इस सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग इट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज क्लास 10th 11th में आपने पढ़ी होगी, जो मैं आपके साथ इससे पहले भी डिस्कस कर रहा था, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वी क्लासिफाई मैटर इनटू 3 स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, किस बेसिस पे? हम इसको पैकिंग के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि सॉलिड्स में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनमें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, रैंडमनेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है? हम बोलेंगे कि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या जिस बॉन्ड, जिस केमिकल बॉन्ड से, या वी कैन से जिस कनेक्शन से ये इंटरलिंक होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड्स में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट होता है। ठीक है, एक और चीज़ जो शायद आपके लिए नया होगा, एक कंसेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कि अगर आपको ये देखना होगा कि इसके अलावा 2 चीज़ें और भी है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, वन इज BC, दैट इज बोस। व्हाट इज BC? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, एंड सेकंड वन इज प्लाज्मा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि प्लाज्मा और BC जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज सिंपली वी कैन से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा स्टेट जो होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक, उनमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो सन की। ठीक है, क्योंकि सन में अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है उनमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, वन इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन, सेकंड इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। और सन में जो होती है, सन में कौन सी प्रोसेस होती है? सन में होती है आपकी प्लाज्मा जो होती है, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक। जिस तरह से हम बोल रहे हैं ना कि एग्जांपल आप सन की ले सकते हो। ठीक है, सन में जो एनर्जी, सन कहाँ से एनर्जी लाता है? ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 स्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियस से, एंड देयर इज एमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से जो BC होता है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, ये यहाँ पे जो दो पर्सन्स के नाम पे रखा गया है, वन इज